रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से आगे बढ़ते हैं, आज रिलेशंस को फिनिश कर देंगे और आज ही फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद आता है तुम्हारा, कितने रिलेशन हो गए थे, एक तो नल हो गया था, फिर उसके बाद हो गया था तुम्हारा यूनिवर्सल, फिर उसके बाद हो गया था यार सिलेबस मैच कर लो, एलटी ग्रेड का या जो भी सिलेबस है ना, सिलेबस मैच कर लो। मैंने फर्स्ट क्लास में जो बताया था वो देख लेना, जो मैच हो रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने सिलेबस शुरू में बताया था मैं वही कराऊंगा, अपना जो भी एग्जाम दे रहे हो एक बार उससे मैच कर लो, ठीक है। तो मैंने पहला तो बताया था नल रिलेशन, दूसरा बताया था मैंने यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा मैंने बताया था इनवर्स रिलेशन, चौथा आइडेंटिटी बताया था, पांचवा रिफ्लेक्सिव बताया था। अब सिक्स रिलेशन पे चल रहे हैं हम। सिक्स रिलेशन होगा तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। यहां से थोड़ी सी बात समझेंगे। क्या कहता है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हैं। कहता है कि ये रिलेशन इज, कहता है ए रिलेशन इज सिमेट्रिक, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ, अगर, क्या कह रहा है, अगर a इज रिलेटेड टू b, दिस इंप्लाइज b इज रिलेटेड टू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट a। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि अगर, पहले ये इफ वाली कंडीशन है, कह रहा है अगर a इज रिलेटेड टू b है तो फिर मैं देखूंगा क्या b रिलेट कर रहा है a से हर एक b के लिए। पहली चीज तो ये है कि हमें a इज रिलेटेड टू b चाहिए, ठीक है, और फिर हम देखेंगे क्या b इज रिलेटेड टू a है या नहीं। या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और a कोमा b अगर r में जा रहा है, क्योंकि a रिलेट करेगा b से तो a कोमा b r में दिखेगा, और अगर a कोमा b r में दिख रहा है तो a रिलेट करेगा b से। अगर ये हो रहा है तो फिर क्या हो, b कोमा a भी r में जाए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। ये डेफिनेशन है तुम्हारी। अब इस डेफिनेशन को तुमने पता नहीं आज तक कैसे सीखा है, मैं तुम्हें किस तरीके से समझाना चाह रहा हूं, इतना इतना वो नहीं है इसमें, थोड़ी सी इसको अलग तरीके से समझ के देखते हैं। देखो बेसिकली ये जो कंडीशन है ना, ये रिजेक्ट कराने की कंडीशन है, ये सिमेट्रिक प्रूव करने की कंडीशन नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको रिजेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा एक पेयर ढूंढ दें, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा a इज रिलेटेड टू b पेयर ढूंढ दें जिसके लिए b रिलेट ना करे a के साथ, जिसके लिए b जो है वो a के साथ रिलेट ना करे। तो हम चले हैं डिस्प्रूव कराने, प्रूव कराने नहीं चले हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ए बी मिल जाए जिसके लिए हम ये दिखा दें कि बी ए नहीं है। अगर वो बी ए मुझे नहीं मिला तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि मैं ऐसा कोई ए बी नहीं ढूंढ पाया जिसके लिए बी ए नहीं मिला, मैं ये काम नहीं कर पाया, ऐसा कोई मैं ढूंढ ही नहीं पाया, तो फिर मैं कह दूंगा कि हाँ भाई मैं इसको रिजेक्ट नहीं करा सका, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली हम रिजेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल बात करते हैं, ठीक है, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। मान लो मैंने एक रिलेशन लिख दिया 1,2, 3,2 और 2,1। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये चेक करना बड़ा आसान है। हम ढूंढने चलेंगे, हम ऐसा a कोमा b ढूंढने चलेंगे जिसके लिए b कोमा a मुझे ना मिले, हम ऐसा a कोमा b ढूंढने चलेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसको देखा, सबको चेक करना है। 1 इज रिलेटेड टू 2 है, अब इसका उल्टा करके देखो, क्या 2 इज रिलेटेड टू 1 दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर, हाँ यहां दिख गया। तो ये वाला रिजेक्ट नहीं करवा पा रहा हूं मैं, इससे इसको रिजेक्ट नहीं करा पा रहे। अब अगर इसके लिए ये है तो इसके लिए ये होगा। अगर 2 इज रिलेटेड टू 1 है तो फिर 1 इज रिलेटेड टू 2 भी इसी के अंदर है, तो ये भी रिजेक्ट नहीं करा पाया। पर अब यहां देखो 3 इज रिलेटेड टू 2 है, क्या 2 इज रिलेटेड टू 3 है? अगर 3 2 से रिलेट कर रहा है तो क्या 2 3 से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो रिजेक्ट कराने का मेरे को यहां पे ऑप्शन दिख गया। ये जो पेयर है ये मुझे रिजेक्ट कराने के लिए एक ऐसा पेयर दिख गया जहां पे 3 तो 2 से रिलेट कर रहा है पर 2 3 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो मैं कह दूंगा कि मेरे को एक ऐसा पेयर मिल गया, मैं रिजेक्ट करा पाया इसको, तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मैं रिजेक्ट करा पाया इसको, डिस्प्रूव कर पाया मैं, ठीक है। तो डिस्प्रूव करना ईजी है। अब जहां पे तुम डिस्प्रूव नहीं कर पाए तो फिर वो सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। अगर तुम डिस्प्रूव कर ही नहीं पाए तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए। उसके एग्जांपल्स देखो, पहले तो एक सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया r 1,2 3,3 और मान लो 2,1। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है तुम्हारा? 1 इज रिलेटेड टू 2 है तो 2 इज रिलेटेड टू 1 भी है, ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, यहां से रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है। 3,3 के लिए 3 इज रिलेटेड टू 3 है तो 3 इज रिलेटेड टू 3, ये खुद ही सेटिस्फाई कर लेगा अपनी प्रॉपर्टी, तो ये भी रिजेक्ट नहीं करवा पा रहा है। और ये भी नहीं करा पाएगा क्योंकि 1 2 से कर रहा है तो 2 1 से भी कर रहा है, तो यहां पे हम रिजेक्ट नहीं करा पाए, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। पर अब कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि मान लो, बहुत तो क्या एक ही एग्जाम्पल बनता है यहाँ पे। अच्छा मान लो मैंने एम्प्टी रिलेशन कह दिया, रिलेशन के अंदर कुछ है ही नहीं। अब बोलो क्या ये रिलेशन, जो थर्ड रिलेशन लिखा है मैंने, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्या यहां पे तुम रिजेक्ट करा पा रहे हो? देखो क्या तुम्हें कोई ऐसा a कोमा b दिख रहा है जिसके लिए b कोमा a नहीं मिल रहा है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? पहले तो यस या नो में जवाब दो। एक एम्प्टी रिलेशन बना दिया, क्या ये रिलेशन, सेट मान लो, सेट भी मैं कोई दे देता हूं तुम्हें, मान लो ये सेट है 1 2 3, सब पे ही ले लो, ये 1 2 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है।
क्या यहां पे तुम रिजेक्ट करा पा रहे हो? क्या तुम कोई ऐसा a कोमा बी देख पा रहे हो जिसके लिए b कोमा a नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना, हमें ऐसा कोई भी, हमें ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पे कोई ए कोमा बी मिला तुम्हें? यहाँ ए कोमा बी ही नहीं है, रिजेक्ट कराने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैंने बोला था ना कि सिमेट्रिक चेक कब कर पाओगे? चेक ही तब कर पाओगे जब कोई ए इज रिलेटेड टू बी होगा। रिजेक्ट कराने चलोगे तो चलने का पहला स्टेप ये है कि तुम्हें ए इज रिलेटेड टू बी होगा। तो अब अगर इस चीज को ऐसे समझोगे कि मैं रिजेक्ट कराने चला हूं, तो यहां पे मैं रिजेक्ट करा ही नहीं पाया, इसलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा। अब अगर सीधा समझते हैं तो बच्चों के बाद दिमाग में नहीं घुसती है कि ए इज रिलेटेड टू बी है तो बी इज रिलेटेड टू ए भी होगा। अगर इस तरीके से सोचोगे इसको, क्या मैं रिजेक्ट करा पाऊंगा? तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, रिजेक्ट नहीं करा पाया, डिस्प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए ये सिमेट्रिक है। मुझे यहाँ पे रिजेक्ट कराने के लिए ए कोमा बी ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन बनाऊं इसी के अंदर, मान लो मैंने कह दिया आर ऑन, इसमें तो हो ही जाएगा, इसमें तो आसान हो जाएगा, चीज इतनी मुश्किल। जैसे कि आर ऑन नेचुरल नंबर्स सच दैट, या आर ऑन रियल नंबर्स, एक रिलेशन बनाया है उन रियल नंबर्स सच दैट, कैसे डिफाइन किया हुआ है? एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? कह रहे रियल नंबर्स के सेट पे मैंने एक रिलेशन बनाया है, क्या कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स रिलेट कर रहा है वाई से तो वाई रिलेट करना चाहिए एक्स से। तो सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक की कोई कंडीशन दे देना तुम्हें, तो सबसे शॉर्टकट मेथड एग्जाम में चेक करने का क्या है कि एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रख दो। अगर कंडीशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो यानी कि एक्स अगर वाई से रिलेट कर रहा था तो वाई भी एक्स से रिलेट कर जाएगा। अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से कंडीशन चेंज हो जाए तो फिर हम कह देंगे कि वो क्या नहीं होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स को वाई से, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, ये बात भी सही है। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे ही मैं ये कंडीशन लिख देता कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो क्या ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होता, सॉरी सिमेट्रिक होता? अगर मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 की जगह अगर मैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 लिख देता, तो क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता? देखो 12वीं तरीके में हम तो 12वीं में जो हम करते थे वो थोड़ा अलग तरीके से करते थे, पर अब उस चीज को हम नहीं ज्यादा घसीटेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग चीज है। तो अगर मैं अब यहाँ पे एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दूं तो कंडीशन क्या बन जाएगी? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये बात तो गलत हो गई। जो कंडीशन दी हुई है वो तो क्या कहती है कि y एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होना चाहिए। x जो है वो y से 3 ज्यादा होना चाहिए, और अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूंगा तो y 3 x से ज्यादा आ रहा है, तो ये बात तो गलत हो रही है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे काउंट करना, काउंट सबका आना चाहिए। डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों, मतलब 2021 में भी पूछा हुआ था, रिलेशंस को काउंट करना। ठीक है, तो कहता है, कल मैंने रिफ्लेक्सिव का तो बता ही दिया था, तो कहता है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट ए, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ए की कार्डिनैलिटी n है, इस 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। अगर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो उसके अंदर सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है नहीं, तुम इसमें n की वैल्यू पुट कर देना जो भी दे। अब सिमेट्रिक रिलेशन से दो रिलेशन और निकल के आते हैं। एक तो होता है तुम्हारा सातवां एसिमेट्रिक, एक तो क्या होता है तुम्हारा एसिमेट्रिक रिलेशन होता है। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर इसको सिमेट्रिक से रिलेट करा के देखेंगे। कहता है कि ये रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एसिमेट्रिक इफ, एसिमेट्रिक होगा अगर ए इज रिलेटेड टू बी है बट बी ए से रिलेट नहीं कर पा रहा है। ए तो बी से रिलेट करे पर बी ए से रिलेट ना करे, ए तो रिलेट करे बी से पर बी ए से रिलेट ना करे। यानी कि मैं और दूसरी सेंस में क्या कह सकता हूं कि ए कोमा बी तो आर में हो बट बी को, या फिर ऐसे लिख दो, बट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि जहां पे तुम सिमेट्रिक को रिजेक्ट करा पाए, जहां पे हमने सिमेट्रिक को रिजेक्ट करा दिया वो एसिमेट्रिक रिलेशन था, है ना? जैसे कि ये वाला जो रिलेशन था यहां पे तुमने रिजेक्ट करा दिया 1,2 2,1 ये है, पर 3,2 के लिए 2,3 नहीं है, तो ये रिलेशन फिर एसिमेट्रिक रिलेशन है। यानी कि जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एसिमेट्रिक होगा। समझ आ रही है मेरी बात? जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सीधी सी बात इतनी है कि वो एसिमेट्रिक हो जाएगा, जहां पे ए तो बी से रिलेट करे पर बी ए से रिलेट ना करे। इसकी कोई ज्यादा बातें नहीं करते पर इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार यहीं फंस के हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बातें नहीं होती है, पढ़ाते भी कम है पर ये जरूरी है। तो जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो क्या होगा? एसिमेट्रिक। इसको काउंट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट ए
जहां पे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, आर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, 3 इंटू n इंटू n माइनस 1/2। एसिमेट्रिक रिलेशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, 3 रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1। और एसिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, जहां पे a तो b से रिलेट करे पर b a से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा कोई पेयर तुम्हें दिख जाए, ठीक है। ये हो गया एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के बाद आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो रहा है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये देखो, कहता है कि ये रिलेशन ऑन ए सेट ए, ये काफी इंटरेस्टिंग है, दिस एंटी सिमेट्रिक इफ, ये एंटी सिमेट्रिक होगा, हाँ वो एसिमेट्रिक होगा बिल्कुल, ये वाला एसिमेट्रिक है, ये वाला रिलेशन एसिमेट्रिक है, ठीक है, नहीं एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है रिलेशन, मालिनी सिर्फ सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं, एक एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ, यानी कि ये बात तो सही है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, या तो वो सिमेट्रिक होगा या वो एसिमेट्रिक होगा, पर उनमें से कुछ रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। एक रिलेशन या तो सिमेट्रिक होता है या एसिमेट्रिक होता है, ये बात सही है, पर उनमें से कुछ रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं, ये देखो, कहता है कि रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। ये हो गया है, ए भी बी से रिलेट कर रहा है, बी भी ए से रिलेट कर रहा है, व्हेन, ये होना कब चाहिए, पर अब इसकी शर्त लगा रहा है कि ए बी से रिलेट करे और बी ए से रिलेट करे, कब, व्हेन, कब होना चाहिए, जब ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेन एवर, ये होगा कब, कब होना चाहिए, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर इसके अलावा ये कभी हो रहा है, अगर इसके अलावा ये कभी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा मेरे को समय लगाना पड़ेगा, देखो समझाने में। जैसे कि मैं इसके एक एग्जांपल्स देता हूं। अब यहां भी तुम ना रिजेक्ट ही कराने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग में इन सबको ऐसे ही समझना है कि हम रिजेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी हम क्या ही कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी बी ए से रिलेट कर रहा है, पर हम ऐसा ढूंढना चाह रहे हैं कि ए बी से रिलेट ना करे, मतलब ए और बी बराबर ना हो। मैं क्या कह रहा हूं, हम ऐसा पेयर ढूंढना चाह रहे हैं जहां पे ए बी से रिलेट कर रहा है, बी भी ए से रिलेट कर रहा है, पर ए और बी बराबर नहीं है। जहां पे ढूंढ पाए वहां तो रिजेक्ट करा के कह देंगे कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है भाई, और जहां पे तुम रिजेक्ट नहीं करा पाए तो कहना है कि वो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है ना। रिजेक्शन से समझो इन सबको। तो जैसे कि मान लो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया, मान लो एक रिलेशन मैंने ये लिख दिया 1,2, 2,1 और 3,3। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? हाँ, पिछले वाली में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, टाइपिंग वाली में, अब की बार नहीं मिलेगी, मैंने बोल दिया था, फर्स्ट शीट में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बिल्कुल। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? देखो इससे चेक करना शुरू करते हैं। ए रिलेट कर रहा है बी से, ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है ए से, उल्टा करेंगे तो भी यही बनेगा। और क्या ए इज इक्वल टू बी है? बिल्कुल, ए इज इक्वल टू बी भी है। तो ये वाला पेयर तो एंटी सिमेट्रिक वाली बात को सेटिस्फाई करा रहा है। अब यहां हो, अब यहां हो, 1 इज रिलेटेड टू 2 है, 1 इज रिलेटेड टू 2 है, 2 इज रिलेटेड टू 1 भी है, यानी कि मैं चेक कर सकता हूं, यानी कि मैं चेक कर सकता हूं। अब मैं यहां पे कैपेबल हूं चेक करने का। तो 1 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 1 से, ठीक है, पर क्या 1 इज इक्वल टू 2 है ना? 1 और 2 तो बराबर नहीं है, तो ये रिलेशन फिर तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि मैं रिजेक्ट करा पाया। एक एग्जांपल मिल गया मेरे को यहाँ पे, रिजेक्ट मैं करवा पा रहा हूं। अब मान लो अगर मैं इसी के अंदर से, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं इसी के अंदर तुम्हें ये बोलूं, एक एक मैंने ऑर्डर्ड पेयर इसमें से रिमूव कर दिया, मान लो मैं कह रहा हूं कि 1,2 है और 3,3 है। अब बताओ क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? थोड़ा दिमाग लगाना, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है तुम्हें सामने? रिजेक्ट कराने की कोशिश करो, क्या रिजेक्ट हो पा रहा है? आदर्श कह रहा है सर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यार ये देखना पड़ेगा सर, वेयर आर शीट्स अपलोडेड, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, प्राची मैथमेटिक्स बाय मयंक, फर्स्ट क्लास में देख लो। मना कर रहे हैं मोस्टली लोग, अंकित हाँ कर रहा है, आदर्श हाँ कर रहा है। तो जो मना कर रहे हैं उनको इसका मतलब कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर दिखा है, ठीक है। देखो 3 वाला तो एंटी सिमेट्रिक वाली बात को सेटिस्फाई कर ही रहा है, ये वाला तो एंटी सिमेट्रिक वाली बात को सेटिस्फाई कर ही रहा है, ये देखना पड़ेगा आदर्श, कह नहीं सकते इसको। ये जो वाली बात है मेरे को इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, आदर्श वाली बात को। आदर्श कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से सिमेट्रिक रिलेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या एसिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएंगे? मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बात को आदर्श। ये वाली बात तो एंटी सिमेट्रिक वाली बात को सेटिस्फाई कर ही रही है, ये वाली बात तो कर रही है यहाँ पे। अब जरा मुझे ये बताओ कि इसके लिए क्या तुम चेक करा पाओगे? हम चेक कब करा पाएंगे? चेक कराने की ये शर्त है, जब तक ये शर्त सेटिस्फाई नहीं होगी इतने तो तुम चेक ही नहीं करा सकते, इतने तो तुम उसको कुछ छेड़ ही नहीं सकते हो, इतने वो एकदम तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उससे। अब मान लो चलो 1,2 तो रिलेट कर रहा है,
वन इज रिलेट सॉरी वन तो टू से रिलेट कर रहा है, वन तो टू से रिलेट कर रहा है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है मालिनी का कि क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी के और एंटी सिमेट्रिक के बीच में, मैं वही समझा रहा हूँ, इसी से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो फिर एंटी सिमेट्रिक और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस हो गया, यही इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वन और टू तो रिलेट कर रहा है, वन तो टू से रिलेट कर रहा है। अगर टू वन से रिलेट करता तब तो तुम चेक करते, तब तो तुम देखते क्या वन और टू से रिलेट, वन टू से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये वो एम्प्टी रिलेशन वाली बात हो गई, जो एम्प्टी वाला है वही वाली बात होगी, तुम चेक ही नहीं कर पा रहे हो। तुम अगर चेक ही नहीं कर पा रहे हो, वन इज रिलेटेड टू टू है, इसके लिए टू इज रिलेटेड टू वन है ही नहीं, तो तुम देखोगे कैसे वन और टू बराबर है कि नहीं है। यानी कि इसको रिजेक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए है ही नहीं, समझ रहे हो, तो इसको भी हरी झंडी दिखानी पड़ेगी फिर। तो ये भी एंटीसिमेट्रिक की कैटेगरी में आ गया, ये भी होगा एंटीसिमेट्रिक। तो यहां से फिर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन बनने का तो कोई सवाल उठा ही नहीं। और एक आइडेंटिटी रिलेशन की ये भी बात समझ सकते हो, यहां पे मैं सेट जो है सब में 1 2 3 कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सभी को। अब मान लो मैंने तुमसे यहां पे पूछ लिया सीधा सा सवाल, r इज इक्वल टू 5, क्या ये तुम्हारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, बताओ। अब तो मेरे ख्याल से जवाब दे पाओगे, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है फोर्थ वाला, क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है 5 वाला, क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। इन तीनों को देखो, क्या इनको रिजेक्ट करा पा रहे हो तीनों सवालों को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या तीनों को रिजेक्ट करा पाऊंगा मैं। यहां पे तुम्हें a इज रिलेटेड टू b और b इज रिलेटेड टू a दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। a इज रिलेटेड टू b और b इज रिलेटेड टू a, तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो इसको तो रिजेक्ट ही नहीं करा सकते, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक। क्या यहां पे इसको रिजेक्ट करा पाओगे, इसके लिए 1 2 है, a b है, पर b a तो है ही नहीं, ये भी एंटीसिमेट्रिक। अगर इसको a b बोल रहे हो, अगर इसको a b बोल रहे हो, तो इसके लिए b a नहीं है, कहां है 1 2 के लिए 2 1 तो है ही नहीं, तो ये भी रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। 1 2 के लिए 2 1 तो है ही नहीं ना भाई, और 3 1 के लिए 1 3 भी नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है। तो देखो कितने सारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बन रहे हैं, इसके अंदर आइडेंटिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। दिमाग में ऐसे आता है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी ए से रिलेट कर रहा है, तो सिर्फ ए जैसे एलिमेंट दिखने चाहिए, ए 1 1 2 2 3 3, नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रिजेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात बोले जा रहा हूं कि चीजों को रिजेक्ट कराने के तरीके से देखो, तो फिर वो जो सीधे वाले डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। रिजेक्ट कराने की सेंस में समझो चीजों को। अब आइडेंटिटी से इसको हम एक तरीके से रिलेट करा सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज बोली आदर्श ने कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सोचो अगर मैं ए पे आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊंगा, अगर मैं ए पे आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊंगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारा क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 और 3 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा एंटीसिमेट्रिक होगा ना, आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा एंटीसिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहां पे भी रिजेक्ट नहीं करा सकते, 1 1 के लिए 1 1 1 1 के लिए 1 1 हर जगह हो रहा है, और ए और बी बराबर भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक। क्या कह सकते हैं हम कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू होगा, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। दोबारा से देखना पड़ेगा, शिक्षा सिखा दोबारा समझाना इज नॉट पॉसिबल, बहुत टाइम लग जाएगा। पहले ही मैंने इसको मोर देन इनफ टाइम दे दिया है, मैं जनरली इसको पढ़ाता नहीं हूं, पर तुम्हें पढ़ा दिया, तो जिसको नहीं समझ आएगा दोबारा देखना। ट्रांजिटिव बताऊंगा ना तो तुम्हें फिर भी समझ आएगा। अभी आगे अभी मैं सोचो कि खत्म हो गया, अभी ट्रांजिटिविटी में भी मैं तुम्हारा दिमाग ऐसे ही लगवाऊंगा, तो ये बात एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी। पहले इसको काउंट कर लो, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एन है। ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं पीछे वाला जो ए सिमेट्रिक वाला था, ए सिमेट्रिक वाला जो था ना वो आया था। हाँ एंटी सिमेट्रिक भी होगा, अर्पित की बात ठीक है, एंटी सिमेट्रिक तो होगा ही, तभी आगे ही बात चलेगी। द नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, पीछे वाला ए सिमेट्रिक पूछा था डी ट्रिपल एस बी में पिछली बार, हो सकता है कि बार एंटी सिमेट्रिक पूछ ले, तो उसके साथ 2 की पावर n और मल्टीप्लाई हो जाती है, बाकी सेम रहता है, कैपिटल में लिख दिया है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2, तो एक 2 की पावर n और मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कितने हो गए 9 8, नाइन्थ देखो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कहता है ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव if on a set A is transitive if A is related to B and B is related to C। अब देखो एंटीसिमेट्रिक से रिलेट हो रहा है, हाँ बिल्कुल आदर्श, A is related to B and B is related to C, ठीक है। A relation on a set A is transitive if A is related to B
एंड बी इज रिलेटेड टू सी इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। तो हम अब रिजेक्ट कराने चलेंगे, तो मुझे क्या चाहिए रिजेक्ट कराने के लिए? मुझे रिजेक्ट कराने के लिए ये वाला सामान चाहिए। पीछे मेरे को क्या सामान चाहिए था? पीछे मुझे ये चाहिए था, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। पीछे मुझे ये सामान चाहिए था, ठीक है। अब मुझे क्या सामान चाहिए कि ए रिलेट करे बी से और बी किसी तीसरे से रिलेट करे। फिर उसके बाद मैं रिजेक्ट कराने के लिए ऐसा ढूंढूंगा जहां ए सी से रिलेट ना करे। अगर मेरे पास ये सामान ही नहीं है तो फिर मैं इसको रिजेक्ट नहीं करा सकता, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कैसे लिखूंगा? कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू ए, सबके लिए चेक करेंगे। देखो अब शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? अब सोच समझ के जवाब दो। इसको रिजेक्ट करा पाओगे? क्या तुम्हें रिजेक्ट कराने के लिए स्पेशल चीज दिख रही है? ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, क्या ये समान दिख रहा है ताकि तुम आगे देख पाओ? प्लीज प्रोवाइड पी वाई क्यूज 2 इन दैट शीट। यार पी वाई क्यूज ना अनुषा 11 12 के तो डी ट्रिपल एस बी में बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो डी ट्रिपल एस बी के पी वाई क्यूज वैसे मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। आज मैं क्या करूंगा, उनको एक बार वापस से शेयर कर दूंगा। वो काफी पीछे चले गए क्योंकि पिछला बैच था तब शेयर करे थे, तो मैं उनको दोबारा से शेयर कर दूंगा। तुम साथ साथ उनको करते चलो। अब बताओ क्या एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? सेट वही मानेंगे सारे एग्जांपल्स के लिए 1 2 3। क्या एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? शगुफ्ता अभी भी मना, वहां से अभी भी नो का जवाब आ रहा है। शगुफ्ता की तरफ से यूजी का वीओडी डलवा दो। नहीं वो तो मैं पढ़ाऊंगा अर्जुन, फिर क्या फायदा। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जो बच्चे हैं वो ये बुक खरीद लो और इस बुक के क्वेश्चन साथ साथ किया करो। यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को सिर्फ ये किताब करनी है और इससे बाहर कुछ नहीं करना है। घटना चक्र की ये बुक है, लेटेस्ट एडिशन खरीद लो, ठीक है। साथ साथ इसको किया करो। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्योंकि मेरे पास ये सामान ही नहीं है इसको रिजेक्ट कराने के लिए। ये बताओ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? कुछ शीट्स जो है मैं वो यहां से भी कराऊंगा। इसमें कुछ चैप्टर्स बड़े अच्छे दिए हुए हैं तो कुछ शीट्स यहां से भी करेंगे, सारी केवीएस से नहीं करेंगे। क्या यहां पे रिजेक्ट कराने का है सामान तुम्हारे पास? ए तो बी से रिलेट कर रहा है, पर क्या बी किसी से रिलेट कर रहा है? बी तो किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है, टू तो आगे किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो रिजेक्ट कराने के लिए मेरे पास है ही नहीं चीज। मैं देखूंगा कैसे ए सी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी क्या है? ट्रांजिटिव है। थर्ड 1,2 3,2 लिख लो। क्या ये ट्रांजिटिव है? यूथ पब्लिकेशन भी अच्छी है, सेम ही बुक्स हैं, पर न्यू एडिशन लेना। यूथ पब्लिकेशन के पुराने एडिशन में तो बहुत भारी मिस्टेक्स है। नया एडिशन ले लो। नया एडिशन मैंने यूथ का नहीं देखा है, इसका तो मैंने कराया हुआ है। यूपी वाला जो बैच पढ़ाया था उसके अंदर मैंने यही देखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये रिलेशन है ट्रांजिटिव? अब अगर ये चीज समझ में आ गई ना तुम्हें ये, तो फिर तुम्हें पीछे वाला जो एंटी सिमेट्रिक था वो 1 मिनट में समझ आ जाएगा। अब देखो अगर इसको ए बी मान रहे हो, अगर 1,2 को तुमने ए बी माना, ए बी सी, 1,2 को तुमने ए बी माना, तो बी सी कहां है? बी और सी, बी के लिए सी कहां है? क्या टू आगे किसी से रिलेट कर रहा है? टू किसी से नहीं रिलेट कर रहा है, तो ए बी सी वाला पेयर बन ही नहीं पाएगा। यहाँ पे वन तो टू से रिलेट कर रहा है बट टू इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन, टू किसी से नहीं रिलेट कर रहा है, तो इसके लिए रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है ना। हाँ बहुत क्वेश्चन है राहुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखो, अब इसको देखो, 3,3 जो है वो तो टू से रिलेट कर रहा है। अब टू आगे किसी से रिलेट कर रहा है? टू इस पूरे रिलेशन के अंदर कहीं पे किसी से आगे रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, टू किसी से नहीं रिलेट कर रहा है, तो इसके लिए भी आगे सी मिलेगा ही नहीं तुम्हें, और मिलेगा नहीं तो मैं रिजेक्ट भी नहीं करा सकता। तो ये भी ट्रांजिटिव को रिजेक्ट नहीं करा पाएगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब ये मत सोचो कि ये ए बी है और ये बी सी है। बी सी होने के लिए बी से ही शुरू होना पड़ेगा। ए बी और बी सी, तो बी से ही शुरू होना पड़ेगा, तभी वो बी सी पेयर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो थ्री का क्या करूं फिर ज्योति? थ्री का कोई रोल थोड़ी ना है, थ्री का क्या करूं? इनफैक्ट अगर मैं 4 डिस्टिंक्ट पेयर डाल दूं, 5 डिस्टिंक्ट पेयर डाल दूं, मान लो मैंने एक लिख दिया 1 3, एक लिख दिया 4 5 और एक लिख दिया मैंने 8 9, क्या ये ट्रांजिटिव है? सैम पूछ रहा है पुरानी घटना चक्र की बुक है। यार उसमें मिस्टेक्स बहुत है सैम, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े उसमें कम क्वेश्चंस भी होंगे, पर उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं घटना चक्र की पुरानी बुक में। न्यू ले लो तो बेटर होगे। सर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन का मैथ्स इंपॉर्टेंट है। 11 12 का ये मान के चलो कि 20-30% काम आएगा, ठीक है, 20-30% काम आएगा, बाकी यूजी पीजी ही आएगा हिमांशु। अब समझ आया सर, रिजेक्ट नहीं हो तो कंडीशन खोलो। हाँ बिल्कुल। अब बताओ क्या ये रिजेक्ट करा पाओगे? 1,3 के लिए 3 से आगे कौन शुरू हो रहा है? ये ए बी है तो इसके लिए कहीं बी सी है ही नहीं, तो चेक मैं कहां से कराऊं? तो ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। सिमिलरली 4,5 है, अब 5 से कहीं कोई शुरू हो रहा है? कोई 5 से नहीं शुरू हो रहा है। ये हो गया। गगन क्या कह रहा है बताओ? और ये भी कुछ नहीं कह रहा है, ए बी अगर ये है तो कोई भी 9 से नहीं शुरू हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अब तो मेरे को उम्मीद है कि इतना टाइम लगाने के बाद तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब कुछ नहीं बचता है। रिजेक्ट कब होगा? रिजेक्ट ऐसी कंडीशन पे होगा, देखो 1,1 3,2 2,7, यहां हो जाएगा रिजेक्ट। हाँ रिजेक्ट का भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब ये रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा देखो,
यूपी टीजीटी में तो काफी आता है 11वीं 12वीं का, यूपी टीजीटी में तो 11 12 का बहुत रोल है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी में यूजी का ही आएगा। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में जो ये यूट्यूबर ने जो कचरा मचाया हुआ है, पता नहीं क्या मचाते हैं, मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी, पर बच्चे कहते हैं कि 11 12 का भी आएगा। ये 11 12 का कुछ नहीं आता, तुम्हें सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चन 11वीं 12वीं के, समझ रहे हो मेरी बात। तो यूपी टीजीटी के लिए जो टारगेट कर रहा है उसके लिए मेन चीज यूजी पीजी ही है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना उठा के, मुझ पे भी क्यों विश्वास करते हो, किसी पे विश्वास मत किया करो, खुद रिसर्च किया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, मैं आज शेयर कर दूंगा डी ट्रिपल एस बी के। बोलो ये 1 1 के लिए क्या होगा, ए बी सी ऐसे लिख लिया करो, ऐसे लिख लिया करो, और फिर उसके नीचे लिखते चला करो एग्जाम में, ठीक है ना, कचरा नहीं होगा। एग्जाम में जब ट्रांजिटिव को चेक करो तो एबीसी 3 लिख लिया करो। अब इसको चेक करो सबसे पहले, तो 1 1, अब देखो 1 आगे किसी से रिलेट कर रहा है, 1 आगे रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या 1 यहां से देख लो, क्या 1 1 से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल यहां तो कर रहा है, तो ये यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आओ 3 2, तो ये हो गया 3 2। अब आगे 2 किसी से रिलेट कर रहा है तो सी मिलेगा। अब यहाँ पे 3 2 से कर रहा है, 2 7 से कर रहा है, तो फाइनली अब मेरे को 5वें एग्जाम्पल में मेरे को 7 दिखा है ना। अब देखो क्या यहाँ से ए सी से रिलेट कर रहा है 3,7, क्या इसमें तुम्हें कहीं 3,7 दिख रहा है, 3,7 मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या है इस ऑर्डर्ड पेयर में, तीसरे वाले को भी सबको चेक करना है 2,7, तो 2,7 है, पर 7 के लिए आगे कोई सी नहीं मिलेगा मुझे, तो इसको कोई समस्या नहीं थी, समस्या इसको थी 3,2 को, तो यहां से ये रिजेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। मेरे को लगता है इनफ है, अब तुम ये सारी चीजें कर लोगे। आज का लेक्चर तो रिलेशन में ही चलेगा, है ना। पर यूं है कि ये शायद मेरे को नहीं लगता तुम जिंदगी में कभी भूलोगे। हरियाणा में तो अब टीजीटी भूल ही जाओ नितेश, हरियाणा में तो कोई नौकरी की तैयारी मैं तो कहता हूँ किया ही मत करो, हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। बाकी हो सब कुछ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हरियाणा का, मैंने एक बार पहले ही पूछा था, हरियाणा में कोई ऐसा, हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने एचपीएससी का पीजीटी का प्रीलिम्स का पेपर दिया हो, कोई ऐसा बच्चा है? हाँ, अब आगे चलते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो गए। 10th रिलेशन आता है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो सभी को पता ही होगा क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होता है ये देखिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये तो सबको पता है, हाँ, घटना चक्र बाइलिंगुअल ही है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव होता है प्लस सिमेट्रिक होता है। मैं तो सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि ये 2 बुक्स तो होनी चाहिए तुम्हारे पास, एक तो ये अरियंत वाली और एक घटना चक्र वाली, एक आधी बुक रखा करो अपने पास। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, एक ऐसा रिलेशन जो तीनों हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ बताने का है नहीं, देख लेंगे इसको। 11th पे आता है इक्विवेलेंस क्लास, ये लास्ट टॉपिक है रिलेशन का, यहाँ रिलेशन पूरा हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है ये देखो, एचटेट स्क्रीनिंग पीजीटी मेरी सिस्टर ने दिया था, ज्योति कह रही है। कितने नंबर आए ज्योति, कितने आंसर किसे कितने बने? हाँ मैं हरियाणा से ही हूँ। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को फाइंड आउट करने का, ये मैं बताना भूल गया, ट्रांजिटिव रिलेशन को हमने काउंट नहीं किया ना। ट्रांजिटिव रिलेशन को एक्चुअली में काउंट करने का कोई तरीका ही नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशंस काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हमें वैसे ही करना पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस होते ही नहीं एक्चुअली, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ये मैनुअली ही काउंट होंगे। इसका क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। हाँ यार, स्टेट में यही हाल होता है सबका, क्या करें। इक्विवेलेंस क्लास देखो क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास पहली बात तो एक सेट होता है। सेट होता क्या है ये समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूं मैं। मान लो मैंने कह दिया एक ए सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5, ये सेट है मान लो, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है आर ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इवन। मान लो मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, ठीक है नितेश। ए रिलेशन आर ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इवन, ये बात बोल रहा है। अब मुझे ये बताओ जरा, तुम 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स कितने हैं ये बताओ जरा, 1 से रिलेट करने वाला कौन कौन है इस ए सेट के अंदर। मैं पूछूं तुमसे, हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पे भी तुम्हारा ए है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी तुम्हारा ए है 1 2 3 4 5, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, तो एक्स इज रिलेटेड टू वाई है, ठीक है। कब, जब x प्लस वाई का सम जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है ये बताओ, जो 1 एलिमेंट है वो किस किस से रिलेट करेगा, 1 किस किस से रिलेट करेगा, क्या 1 1 से रिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, इवन होता है। 1 2 से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि 1 प्लस 3 कितना होता है, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 होगा, जो कि ओड है। 1 3 से रिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 प्लस 3 4 होगा, जो कि इवन है। 1 और 4, 1 4 से नहीं करेगा, 1 5 से भी करेगा। तो 1 किस किस से रिलेट करेगा, अरे 3 और 5 क्यों बोल रहे हो, 1 को क्यों छोड़ रहे हो, 1 खुद से नहीं रिलेट करेगा क्या, 1 को क्यों छोड़ रहे हो भाई, 1 को भी लेके आओ। 3 और 5 क्यों लिख रहे हैं सारे, है ना। तो 1 किस किस से रिलेट कर रहा है, एक तो 1 से, एक 3 से और एक 5 से, ठीक है। 1 जिस जिस से रिलेट कर रहा है उन एलिमेंट्स का एक सेट बना दो। 1 जिस जिस से रिलेट कर रहा है ना, उन एलिमेंट्स का क्या बना दो, एक सेट बना दो। इसको क्या बोला जाएगा, इस सेट को, ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है। ये क्या है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, समझ आई बात, ये क्या हो गई 1 की इक्विवेलेंस क्लास। सिमिलरली 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा ब्रैकेट बना के, ठीक है।
बड़ा ब्रैकेट बना के वो होती है 2 की इक्विवेलेंस क्लास। अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो 2 से रिलेट कर रहे हैं। तो 2 से रिलेट करने वाले कौन कौन है? 2 है, 4 है, बस 2 और 4 ही है। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास का सेट ये बनेगा 2 और 4। ठीक है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो एक ऐसा सेट बनाओ जो जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आए जो 3 से रिलेट कर रहे हैं। तो 3 से रिलेट करने वाले कौन कौन हो जाएगा? 1 3 5। 4 से रिलेट करने वाले कौन कौन है भाई? 2 और 4। 2 और 4। 5 से रिलेट करने वाले कौन कौन है? 5 से रिलेट करने वाले हैं 1 3 5। और 6 तो है ही नहीं। चलो समझ आई बात। ये इक्विवेलेंस क्लास होती है। इन सेट्स को मान लो मैंने A1 A2 A3 A4 A5 ये नाम दे दिया इन सेट्स को। ये पांचों सेट्स क्या है? इक्विवेलेंस क्लास हो गई हर एलिमेंट की। अब अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन लिखूं तो क्या ये बात मानते हो? बोलो। मैं कह रहा हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, या ए किसी ए एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? मैं कह रहा हूं कि वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए, और ए और एक्स दोनों के दोनों कहां से आ रहे हैं? सेट ए से आ रहे हैं। ये डेफिनेशन समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि ए की इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एक्स आएंगे जो ए से रिलेट कर रहे हैं। बस 1 की इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एक्स आए जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। वो देखना कहां से है? गिवन सेट से ही देखना है, उससे बाहर नहीं जाना है। उससे बाहर नहीं जाना है, उसमें से ही देखना है बस। तो ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई बस। ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ए आईज आई फ्रॉम 1 से n, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर इंटरसेक्शन ले लो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN, तो क्या आ रहा है बताओ? ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस दिख रही हैं। इन सब के अंदर क्या कंबाइंड कॉमन दिख रहा है तुम्हें? इन पांचों सेट्स का इंटरसेक्शन लो जरा। क्या दिख रहा है तुम्हें इनके इंटरसेक्शन में? कुछ दिख रहा है? पांचों सेट्स के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? कोई ऐसा एलिमेंट जो पांचों सेट में हो? ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, दोनों सेम बात है। ए इज रिलेटेड टू एक्स या एक्स इज रिलेटेड टू ए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है ना तुम्हें जो कॉमन हो सबके अंदर। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन हमेशा पाई जाता है। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का तुम क्या कर दो? यूनियन कर दो। यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे करते करते यूनियन AN, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर यूनियन कर दो तो क्या होगा? सारों के एलिमेंट कंबाइंड कर दो। सारों के एलिमेंट्स कंबाइंड कर दोगे तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा ए सेट बनता है। ये हमेशा सेटिस्फाई होती है प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया है। सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई? बताओ। अभी है हमारे पास 40 मिनट, फंक्शन को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग मुशाहिद। करें शुरू। तो यहाँ फंक्शन, अब रिलेशन खत्म हो गया, फंक्शन शुरू करते हैं। थ्योरी निपटाएंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आते हैं हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं। पहली बात तो फंक्शन चीज क्या है ये समझते हैं। पहली बात तो ये है कि हम ये समझेंगे कि फंक्शन चीज क्या होती है। क्या नरेंद्र? फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है? फंक्शन एक्चुअली में रिलेशन ही होता है। ठीक है। अभी तक हमने रिलेशन पढ़े हैं। तो फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, रिलेशन ही होता है। पर उसके पास कोई खास प्रॉपर्टी होती है। फंक्शन एक रिलेशन होता है विद ए स्पेशल प्रॉपर्टी। वो स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या चीज ये समझ लो। वो स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या चीज? सर ये सेट्स के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे यार? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे शीट्स अपलोडेड है, वहां से ले लो यार, है ना। रिलेशन विद ए स्पेशल प्रॉपर्टी। अब ये स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या? कब एक रिलेशन को फंक्शन बना दिया जाता है? कब एक रिलेशन को क्या बना दिया जाता है? फंक्शन बना दिया जाता है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या कहता है देखो। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, every element of first set is related to a unique element of second set। सर इस बार कैलकुलस में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी करा देना। ठीक है, करा देंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। अगर ये प्रॉपर्टी हमारा एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ भी दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एवरी वाला और एक ये यूनिक वाला। जहां पे दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी वहां हम बोल देंगे कि अब ये रिलेशन प्रमोट हो गया है और ये फंक्शन बन गया है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये ए सेट है 1 2 3, ये बी सेट है ABC। मान लो मैंने ये रिलेशन बना दिया 1 2 से 3 से। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? ये रिलेशन तो है। रिलेशन में तो कोई समस्या नहीं होती, चाहे सबको छोड़ दो चाहे सबको ले लो, कुछ भी कर लो, रिलेशन में तो सारी चीजें एक्सेप्टेड है। क्या ये फंक्शन है? देखो, क्या ये तुम्हारा फंक्शन है? क्या एवरी और यूनिकनेस सेटिस्फाई हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर एवरी वाली बात ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि टू किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहा है। टू जो है वो किसी से नहीं रिलेट किया, तो ये एवरी वाली बात गड़बड़ा गई।
तो ये सिर्फ रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसी बात को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मान लो ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी। 1 मान लो बी से रिलेट कर रहा है, 2 मान लो सी से रिलेट कर रहा है, 2 ए से कर रहा है और 3 बी से कर रहा है। क्या ये रिलेशन तुम्हारा फंक्शन बन रहा है? क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? देखो एवरी वाली बात तो सेटिस्फाई कर रही है, एवरी वाली बात तो क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। हर एलिमेंट रिलेट कर रहा है। क्या हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? यूनिक का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो अगर 1 को देखोगे तो 1 सिर्फ और सिर्फ बी से रिलेट कर रहा है। 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी से रिलेट कर रहा है। 3 भी सिर्फ और सिर्फ बी से ही रिलेट कर रहा है। पर जरा 2 को देखो, 2 ए से भी रिलेट कर रहा है और 2 सी से भी रिलेट कर रहा है। 2 यूनिक एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, 2 दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो यहां यूनिकनेस गड़बड़ हो गई। तो ये सिर्फ रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड, मान लो 1 2 3 और ए बी सी। 1 बी से कर रहा है, 3 बी से कर रहा है, 2 भी बी से कर रहा है। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? थर्ड वाला। क्या थर्ड वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा? एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या यूनिकनेस सेटिस्फाई होगा? क्या यूनिकनेस सेटिस्फाई होगा? 1 कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? 1 सिर्फ और सिर्फ एक से कर रहा है, 2 भी सिर्फ और सिर्फ एक से ही कर रहा है और 3 भी तो सिर्फ और सिर्फ एक से ही कर रहा है। तीनों के तीनों एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा फाइनली, इस रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे कब एक रिलेशन फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं एक रिलेशन बनाऊं थोड़ा सा स्टैंडर्ड का। मान लो मैंने कह दिया कि रिलेशन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय डिफाइंड बाय x इज रिलेटेड टू y इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्या ये रिलेशन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? क्या ये रिलेशन, एक रियल नंबर्स के ऊपर मैंने रिलेशन बनाया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्या ये रिलेशन तुम्हारा फंक्शन बनेगा? और चलो रियल नंबर्स नहीं लेने तो इंटीजर्स ले लो, इंटीजर से भी हमारी बात समझ आ जाएगी मुझे। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? सोच समझ के बताओ। हमें तो ऐसे ही समझना है, वो तो बच्चों की तरह समझा रहे हैं, वो तो आसानी से समझ आ जाएगी बात, उसमें क्या है, इसको समझो। नहीं समझ में आता है तो अपना एरो डायग्राम बना लो, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। रूबल और आदर्श मना कर रहे हैं। ज्योति हाँ कर रही है। सर कैन एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इज आल्सो हेल्पफुल? नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा एनसीईआरटी को, मैं ज्यादा झक मारो यहाँ से, सब एनसीईआरटी से तो बहुत ऊपर की चीजें हो जाएंगी तुम्हारी। एनसीईआरटी के पीछे मत पड़ो, जितना हो सके प्रैक्टिस शीट्स लगाओ, इधर उधर से बुक्स अरेंज करो। मैं कहूंगा तुम्हें, जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ, एनसीईआरटी पे अपना समय लगाओ। तो इससे अच्छा ना एक एनडीए की बुक आती है, एनडीए एनए करके, वो बुक ले लो। ये तुम्हारे लिए समझ लो कि जो टीचिंग बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बुक ये वरदान है, ये मान लो, ठीक है। तो जो बच्चों को अगर कोई एक्स्ट्रा बुक और प्रिपरेशन के लिए चाहिए तो इस पे लगाओ समय, ठीक है। एनडीए के पेपर करो प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर करके, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं एनडीए के वो करो, ठीक है। और ये बुक ले लो। अगर बुक नहीं लेना चाहते हो तो अपने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो एनडीए एनए की बुक आती है, 2-3 पब्लिशर से आती है, ये 2-3 पब्लिशर की आती है, अरियंत की भी आती है, शायद दिशा की भी आती है, कर लो। देखो इसकी बात करते हैं, ग्राफ व्राफ पे जाएंगे बाद में, पहले सिंपल बात करते हैं, ठीक है। इंटीजर से इंटीजर पे है, 0 1 2 3 -1 -2, 0 1 2 3 -1 -2, ये है, ठीक है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम नेगेटिव नंबर्स की, यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनकी इमेज ये किससे रिलेट कर रहे हैं बता पाओगे? अगर तुमने x की वैल्यू इसके अंदर -1 ले ली तो y स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहां से -1 तो आ ही नहीं पा रहा है, यहां से -1 का रूट तो आएगा ही नहीं, y क्या आएगा? प्लस माइनस रूट -1। तो यानी कि नेगेटिव नंबर्स तो किसी से रिलेट ही नहीं करेंगे, उनकी तो इमेज ही नहीं बन रही, इमेज निकल रहा है बारी बारी, वो तो किसी से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये एलिमेंट किसी से नहीं रिलेट कर रहे हैं, तो एवरी वाली बात ही गड़बड़ हो गई। सबसे पहले तो एवरी वाली बात ही गड़बड़ हो गई। यूनिकनेस भी चेक कर लो। मान लो तुमने x की वैल्यू 1 ले ली, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1 आएगी। यानी कि जो 1 है, वो भी दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, 1 -1 से भी कर रहा है और 1 1 से भी कर रहा है। और यहाँ पे यूनिकनेस भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, 1 भी दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, 1 -1 से भी कर रहा है और 1 1 से भी कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो दोनों ही बातें गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो ये सिर्फ रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब जैसे कि हमने रिलेशन देखा, वैसे ही फंक्शन की कुछ खास बातें हैं वो कर लेते हैं, जो रिलेशन को फंक्शन से अलग बनाती हैं, वो सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 3 रिप्रेजेंटेशन देखी है रिलेशन की। देखो सबसे पहले सेट की रिप्रेजेंटेशन देखी, 2, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर रिलेशन आया तो उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन और जुड़ गई, रिलेशन भी तो सेट ही होता है, तो उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन जुड़ गई एरो डायग्राम की, तो 3 हो गई।
अब आया फंक्शन, फंक्शन भी रिलेशन होता है यानी कि सेट होता है, तो फंक्शन भी सेट ही होता है एक तरीके से। तो फंक्शन की भी वो तीनों रिप्रेजेंटेशन तो हो ही गई, एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म और कौन सा, रोस्टर फॉर्म। अब सेट की जो फंक्शन की नई डेफिनेशन है, जो नई रिप्रेजेंटेशन है, जो फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन एज ए रूल। इस चीज को समझना है, फंक्शन एज ए रूल। हम एक फंक्शन को एक रूल की तरह समझेंगे, ठीक है, या तो रूल समझो, बाकी इससे ज्यादा बेटर वर्ड है फंक्शन एज ए मशीन। फंक्शन को एक मशीन की तरह समझेंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है हिमांशु, एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा DSSS भी, चिंता मत करो। फंक्शन एज ए मशीन समझेंगे या फिर फंक्शन एज ए रूल समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं फिर इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया 1 2 3 4 5 और बी सेट है मान लो तुम्हारा 2 3 4 5 6, ये है। और अगर मैं 1 की इमेज देखूं तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 है, 2 की इमेज देखूं तो मैं बोल रहा हूँ 3 है, 3 की इमेज देखूं बोल रहा हूँ मैं 4 है, 4 की इमेज बोल रहा हूँ मैं 5 है, 5 की इमेज में बोल रहा हूँ 6 है। ये मान लो सबसे पहली बात तो ये रिलेशन एक फंक्शन बन रहा है, ठीक है। वो सब छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं आदर्श। तो ये रिलेशन एक फंक्शन बन रहा है, हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है और एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो ये फंक्शन बन रहा है, पहली बात। अब मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी कि फंक्शन, हमने डोमेन और रेंज की बात करी थी रिलेशंस की, है ना। हम यहां भी फंक्शन रिलेशन ही होता है, तो जो रिलेशन की डोमेन और रेंज होती है वही फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी, जो पहले वाले सेट से एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं वो तो हो जाएगी डोमेन, उनका सेट, और दूसरे वाले सेट से जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं उनका सेट हो जाएगी रेंज, और बाद वाले सेट को बोल देंगे कोडोमेन, सेम बात है। पर अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि तुमने फंक्शन में ये रेस्ट्रिक्शन शुरू में ही लगा दी क्या, कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज रिलेटेड। तुमने ये रेस्ट्रिक्शन तो लगाई थी फंक्शन में कि पहले वाले सेट का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। यानी कि क्या फंक्शन की डोमेन में हमेशा पहले वाला सेट नहीं आएगा, पहली बात तो अगर मैं फंक्शन की डोमेन की बात करूंगा तो पहले वाला सेट तो फिर पूरा का पूरा आना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा नहीं आया तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट छूटा होगा और एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो फंक्शन की डोमेन हमेशा ए सेट बनती है, पहले वाला पूरा सेट बनती है, और रिलेशन की जो डोमेन होती है वो पहले वाले सेट का सबसेट होती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, अगर कोई पूछ ले फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस, तो पहला तो यही बताओ कि फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होता है, बट रिलेशन की डोमेन इज ए सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है। तो ये बात आई पहली बात। तो अगर रेंज की बात करें तो वही बाद वाले सेट में से जो रिलेट कर रहे हैं, को डोमेन की बात करें तो वो ये सारी बात समझ आती है। पर अब फंक्शन की डोमेन, रेंज, मशीन मशीन सब एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, एज ए रूल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, तो मैं लिख के दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन है एक मशीन है भाई, ये एक मशीन रखी है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है f, ठीक है, फंक्शन को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं कि मशीन बेसिकली काम कैसे करती है, इस दुनिया की कोई भी मशीन कैसे काम करती है, उस मशीन को कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है, वो मशीन फिर उस इनपुट पे काम करती है और फिर वो आउटपुट निकाल देती है। इस दुनिया की हर मशीन का वर्किंग प्रोसीजर यही है। अब हमारी मशीन है f, ये जो बॉक्स बना दिया मान लो ये मशीन f है तुम्हारी। मैं कह रहा हूं कि इस मशीन के अंदर इनपुट जाएगा x का, इस मशीन के अंदर इनपुट जाएगा x का, फिर ये मशीन इस x पे काम करेगी कुछ ना कुछ, ये जो मशीन है इस x पे कुछ ना कुछ काम करेगी, तो ये x गया और फंक्शन पे लग गया जाके। जैसे कि मान लो तुमने कोई भी मशीन है, बाइक है, उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल x हो गया, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं बाइक है वो तुम्हारा फंक्शन हो गया, ठीक है। और फिर इंजन स्टार्ट कर देते हो तो फ्यूल का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी जो बाइक है, तो ये फ्यूल गया, बाइक ने फ्यूल का यूज किया और एनर्जी आउटपुट में दे दी, है ना। तो एफ एक्स काम किया और एफ एक्स ने क्या निकाल दिया, वाई निकाल दिया आउटपुट में, एफ एक्स ने आउटपुट में क्या निकाल दिया, वाई निकाल दिया। तो ये हमारी मशीन का हम काम समझ के चलेंगे, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अब यहां पे मैंने साइड में एक फंक्शन बनाया हुआ है, वहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब ये जो रूल है ये वेरी करता जाएगा, ये जो तुम्हारा रूल है ना ये वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये रूल था, अब इसको मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे तो मैंने जनरल लिखा है, यहाँ पे मैंने कोई ना कोई रूल डिफाइन किया होगा। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो एफ एक्स है वो ऐसे काम कर रहा है, एक्स प्लस वन। हमारी जो मशीन है वो क्या काम कर रही है, अगर मशीन के अंदर तुमने एक्स डाल दिया तो मशीन क्या करेगी, उसके अंदर वन ऐड कर देगी। हमारी मशीन ये काम कर रही है कि अगर एक्स आया मशीन के पास, अगर एक्स आया तो मशीन क्या काम करेगी, उसके अंदर एक जोड़ देगी और फिर आउटपुट निकाल देगी, ठीक है। अब जरा देखो इस मशीन, ये अगर हमारा फंक्शन मशीन की तरह काम कर रहा था तो अगर मैंने इसके अंदर वन इनपुट में डाल दिया, अब इनपुट कहां से जा रहा है, इनपुट जा रहा है ए सेट से, तो यहां पे जो इनपुट वाला बॉक्स दिखेगा तुम्हें, उस बॉक्स के अंदर कौन कौन रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ये रखे हुए हैं, क्योंकि सेट ए है। तो ये इनपुट जाएगा पहले वन, तो वन इनपुट में गया, आउटपुट का सेट फिक्स नहीं कर सकता मैं, आउटपुट में बी नहीं लिखूंगा मैं, या लिखूंगा बताओ, क्या मैं आउटपुट में बी सेट लिख दूं यहाँ पे, जैसे मैंने ए लिखा है। तुम्हें थोड़ी ना पता है आउटपुट पूरा का पूरा सेट बी बनेगा कि नहीं बनेगा, हो सकता है आउटपुट पूरा का पूरा सेट बी बन भी जाए या उससे कम भी रह जाए, क्योंकि रेंज तो सबसेट होती है ना, रेंज पूरा का पूरा सेट थोड़ी ना होती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बी लिखना शुरू में सही बात नहीं है, पहले वन जाएगा, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, वन रखा जाएगा, एक्स पे क्या काम किया था, एक्स प्लस वन काम किया था, तो वन पे क्या काम होगा, वन प्लस वन यानी कि टू, तो ये वाई निकल के आया, तो यहाँ से पहला क्या निकल के आया, टू निकल के आया, तो वन की इमेज आ गई टू, वन वन क्या बन गया टू,
2 का इनपुट डाला तो फिर इनपुट कितना आया 3, 3 का इनपुट डाला तो 4, 4 का इनपुट डाला तो 5, 5 का इनपुट डाला तो 6। ये आउटपुट वाला बॉक्स बनेगा। अब ये हो सकता है ये पूरा का पूरा बी भी बन जाए या ये बी का कोई ना कोई सबसेट बन जाए। तो अब यहां से एक बात अगर मैं ये बोलूं तुम्हें, तो क्या ये बात समझ आती है कि जो इनपुट होती है फंक्शन के अंदर जो इनपुट होती है उसको हम डोमेन बोलते हैं। ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, पर जब मैं अभी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कराऊंगा एक फंक्शन की, तो ये जो वर्ड्स है ना यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक फंक्शन की जो इनपुट वाला ये सेट होता है ये डोमेन का काम करता है। तो फंक्शन की जो इनपुट होती है उसको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। और जो फंक्शन की आउटपुट निकल के आती है उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। समझ आ रही है मेरी बात, बोलो। तो इनपुट क्या गई, इनपुट तो हमेशा जाती है एक्स की, इनपुट तो हमेशा जाती है एक्स की। और जो आउटपुट निकल के आती है, आउटपुट निकल के आती है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स आया मशीन पे काम किया, आउटपुट निकल के आती है एफ ऑफ एक्स। और इस एफ ऑफ एक्स को ही हम क्या नाम देते हैं, वाई का नाम देते हैं। तो इस तरह मेरी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन बनती है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन एज ए रूल, इनपुट में जाता है एक्स और आउटपुट में एफ एक्स निकल के आता है, जिसको हमने y बोल दिया। ये बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। अब हमने क्या किया ना, कुछ स्पेशल नामकरण किया। हम क्या कहते हैं कि जो पहले वाला सेट है, ये पहले वाला सेट और बाद वाले सेट के एलिमेंट को कुछ स्पेशल नाम दिया है। मेरे मुंह से बारी बारी निकल भी रहा है। जो बाद वाले सेट है इनको हम बोलते हैं इमेजेस। बाद वाला जो सेट के एलिमेंट्स है इनको बोला जाता है इमेजेस, और जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स है इनको बोला जाता है प्री इमेजेस। और इनको एक साथ पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि 2 एक इमेज है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। तुमसे ये पूछा जाएगा कि 1 की इमेज क्या है, तो 1 की कोई इमेज पूछेगा तो तुम क्या देखोगे कि 1 इनपुट जाने के बाद आउटपुट क्या निकला था। तो 1 इनपुट थी तो आउटपुट 2 थी, तो 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 6 है। या फिर उल्टा पूछा जाएगा कि 5 की प्री इमेज क्या है, 4 है, 4 की प्री इमेज 3 है, 3 की प्री इमेज 2 है। ऐसे पढ़ा जाता है। जरा मुझे एक बात बताओ कि जो इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने एक रिलेशन जो फंक्शन बनाया था, यहां देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो इमेज सिर्फ और सिर्फ एक बी नहीं बन रहा है। अगर मैं इमेज पूछूं तुमसे कि इमेज कौन कौन बनाए भाई, तो इमेज सिर्फ और सिर्फ बी बनाए। और जो प्री इमेज है वो तीनों के तीनों 1 2 3 बने। प्री इमेज तो 1 2 3 बनना भी पड़ेगा, क्योंकि डोमेन में सारे के सारे एलिमेंट आने हैं, तो उसको डोमेन में प्री इमेजेस में सबको आना भी पड़ेगा। तो अगर मैं तुमको ये वाली बात बोलूं कि भाई जो डोमेन होती है फंक्शन की, डोमेन होती है फंक्शन की, वो क्या होती है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। सेट ऑफ प्री इमेजेस, प्री इमेजेस का जो सेट होता है उसको क्या बोला जाता है, डोमेन, जो कि ए ही बन जाता है। और रेंज की अगर मैं बात करूं, एक फंक्शन की रेंज की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ इमेजेस बन जाता है। इमेजेस का सेट जो होगा ना वो रेंज बनेगा। देखो जैसे यहाँ पे इमेजेस कौन बना था, यहाँ पे इमेजेस इमेजेस में सिर्फ बी आ रहा है, तो यानी कि इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ बी तो आएगा, है ना। तो फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या बनता है, सेट ऑफ इमेजेस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि सारे के सारे एक्स जो ए में जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बनेगा, सेट ऑफ इमेजेस क्या होंगी, एफ एक्स का सेट। जितने भी एफ एक्स बन रहे हैं, जितने भी एफ एक्स बन रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इमेजेस हो जाएगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये हमेशा सबसेट बनेगा बाद वाले सेट का, ठीक है। और बाद वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ही बोलते हैं। बाद वाला सेट पूरा का पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये सारा का सारा फंक्शन का इंट्रोडक्शन है, सबको पता भी होगा, पर मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि कौन कहां से आ रहा है। बोलो। क्या बात क्लियर हुई, यहां तक सब क्लियर हो गया सभी को। हाँ मोहित, मैथमेटिक्स बाय मयंक, बिना स्पेस के। यार पहले लेक्चर में मैंने सारी डिटेल्स दी थी, कहाँ पे क्या है, पहला लेक्चर देख लिया करो। अब जैसे कि हमने सबसे पहले फंक्शंस, अच्छा हाँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस भी देखेंगे। जैसे हमने रिलेशंस काउंट किए थे वैसे हम फंक्शन को भी काउंट करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी where n of a is equal to n and n of b is equal to m are, कोई बता सकता है कितने होंगे, बाद में भी m ही लिख दिया। बताओ कितने होते हैं फंक्शन, बोलो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इतना तो ज्ञान होगा। अगर पहले वाले सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, बाद वाले सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं। रिलेशन तो 2 की पावर mn बनते हैं, 2 रेज टू द पावर mn बनते हैं। फंक्शंस कितने बनेंगे, बिल्कुल आदर्श, बाद वाले की पावर में पहले वाला, n की पावर m। ये बात ध्यान रखनी है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, n रेज टू द पावर m। बाद वाले सेट के जो कार्डिनलिटी है उसकी पावर में पहले वाले सेट की कार्डिनलिटी, ठीक है, n रेज टू द पावर m। ये होगी तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब हमने जैसे रिलेशंस को डिफाइन कैटेगराइज किया था, अलग अलग टाइप के रिलेशंस पढ़े थे, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। सर इफ n ऑफ a is n
एन ऑफ बी इज एम, क्या लिख दिया आदर्श ने? सर प्रीवियस ईयर के मॉक वगैरह का बता दीजिए, अगर मॉक लगाए तो कहाँ से ठीक रहेगा, और मॉक कब से स्टार्ट करने हैं टीजीटी ओरिएंटेड। मेरे ख्याल से तो अगर तुम्हें सारा सिलेबस बड़े अच्छे से आता है तो मॉक्स लगाना शुरू कर दो, नहीं तो मॉक्स लगाना जब सिलेबस हो जाए। और मॉक्स का फायदा होता है एग्जाम से 1 महीना पहले। आज मॉक लगा के बैठ जाओगे और एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। अभी मॉक वॉक के चक्कर में मत पड़ो, एग्जाम अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, तो एग्जाम से 1 महीने पहले मॉक्स की तरफ जाना। कहाँ से लगाना है वो तुम्हें देखना है, मैं कोई नाम नहीं ले सकता प्लेटफॉर्म पे, मुझे पता भी नहीं है जेन्युइनली। तो मॉक्स तुम जहाँ से भी अपने करियर विल पे, तो मुझे नहीं लगता टीजीटी पीजीटी के मॉक्स होते हैं, अभी नहीं होते हैं। तो अपने जहाँ से तुम्हें ठीक लगे बाद में ले लेना, अभी मैं तो कहूँगा पढ़ लो, एग्जाम क्लोज आता है तब मॉक्स की वैल्यू रहती है। चलो बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर ही देते हो तुम। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं क्या होते हैं। अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देखो। पहला फंक्शन कौन सा बोला जाता है? इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन। इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होते हैं या फिर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन होता है, एक बात ध्यान रखनी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। कह रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है, कोई नहीं आदर्श, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। या फिर मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट तुम्हें दिख गए ना जिनकी इमेज सेम हो गई, तो फिर वो रिलेशन जो फंक्शन है वो वन वन नहीं हो पाएगा। हर एलिमेंट की अपनी अपनी अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया ए सेट और यहां पे है बी सेट, 1 2 3 ए बी सी। जैसे 1 बी पे चले गया, 3 ए पे चले गया, और माना 2 भी बी पे चले गया। 1 और 2 की जो इमेज है वो देखो सेम है, 1 भी बी पे जा रहा है, 2 भी बी पे जा रहा है, 1 और बी दोनों की इमेज सेम बन रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो फंक्शन वन वन नहीं हो सकता है, वो फंक्शन तुम्हारा वन वन नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आई? ये फंक्शन तुम्हारा वन वन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो, वन वन कैसा दिखेगा? ए और बी, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी है। मान लो 1 की इमेज है बी और 2 की इमेज है सी और 4 की इमेज है ए। क्या ये वन वन फंक्शन है? बताओ, क्या ये फंक्शन तुम्हारा वन वन है? बोलो, क्या ये तुम्हारा वन वन फंक्शन है? हाँ या ना? डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट दिख रही है? कमेंट आने बंद हो गए। नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा है। पहले फंक्शन तो बने, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट तो होंगी, पर ये पहले फंक्शन तो बने, है ना। तो जल्दबाजी में ये नहीं सोचना कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, पहले फंक्शन तो बने तभी तो वन वन बनेगा। अब ये तुम्हारा वन वन फंक्शन है, ठीक है, अब इसको क्या बोला जाएगा? ये वन वन है, इंजेक्टिव है, ठीक है। अब हुआ ये वन वन फंक्शन, ठीक है, पहले फंक्शन बनेगा फिर होगा वन वन। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है मैनी वन फंक्शन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, वहां पे क्या कहता है? वन वन, हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज होनी चाहिए, एक की एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? मैनी की वन इमेज हो सकती है। यहाँ पे क्या कह सकता है कि कह रहा है कि मैनी की इमेज क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, जब डिफरेंट एलिमेंट्स की व्हेन डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम बन गई तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि वो मैनी वन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मैनी वन। जैसे कि ये जो फंक्शन बनाया था, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो मैनी की वन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। अब एक जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वो मैं एक लिखने जा रहा हूं कि ए फंक्शन इज आइदर वन वन और मैनी वन, इट कैन नॉट बी बोथ और नन। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि ए फंक्शन इज आइदर वन वन और मैनी वन। कह रहा है एक फंक्शन या तो वन वन होगा या फिर मैनी वन होगा, वो दोनों नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन तुमने उठाया है तो या तो वो मैनी वन होगा या वो वन वन होगा।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक फंक्शन या तो कुछ भी ना हो, ना तो वो वन वन हो, ना ही वो मैनी वन हो, और ना ये भी कभी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों हो जाए। यानी कि इस दुनिया का ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है जो दोनों वन वन भी हो और मैनी वन भी हो, और इस दुनिया का ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है जो कुछ भी ना हो, वो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन का अगर सम कर दें तो टोटल फंक्शन आ जाएंगे। टोटल फंक्शन में से अगर वन वन घटा दिए तो मैनी वन आ जाएंगे, और टोटल फंक्शन में से अगर मैनी वन घटा दिए तो वन वन फंक्शन आ जाएंगे। ये हम यूज करेंगे, इनको काउंट करेंगे। जब हम इनको काउंट करेंगे तब इस बात का हम डेफिनेटली यूज भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहीं रुक जाते हैं। अगर मैं ऑन टू और इन टू कराऊंगा तो वो होगा नहीं। सर मैनी वन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में हम